हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग भाग 18 पढ़ेंगे, जिसमें किरचॉफ या किरचॉफ इनका दो नाम है। कहीं कहीं किरचॉफ या किरचॉफ लिखा रहता है, तो किरचॉफ हो या किरचॉफ हो, बात एक ही है कि नियम। तो इनको पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक बातों पर थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे कभी कभी कुछ वर्ड्स आते हैं, इनको पढ़ते समय या आप क्वेश्चंस में या आपको अलग अलग बुक होंगी अगर आपके पास, तो उसमें अलग अलग नाम दिए रहते हैं। तो सबसे पहले ये कि हमारे पास परिपथ है। इस परिपथ में देखिए आप, एक वर्ड आता है जाल। क्या आता है? जाल। जाल किसे कहते हैं? ये क्या है? विद्युत स्रोत, और इसमें विभिन्न प्रकार के चालक अवयव लगे हुए हैं। ये सब इसमें विभिन्न प्रकार के चालक अवयव लगे हैं। इलेक्ट्रिक एलिमेंट, सब सर्किट क्या है? सब सर्किट एलिमेंट्स हैं। जैसे प्रतिरोध है, धारिता है, प्रेरकत्व है, धारिता है, डायोड है, ठीक है, ट्रांजिस्टर आदि से क्या होता है? बना रहता है। एक दूसरे से इसमें क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। तो इन पूरे समूहों को क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। ठीक है, इस परिपथ में ये सब जो लगे हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे? सब जाल कहलाते हैं। अब दूसरा इसका एक आता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा इसमें आता है शाखा। क्या कहते हैं? शाखा, जिसे ब्रांच बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ब्रांच। इसको कहते हैं, जाल को इंग्लिश में कहते हैं नेटवर्क। इसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। इसको कहते हैं ब्रांच। तो ब्रांच जो होती है, ये जो जाल होते हैं, किसी जाल में जाल का वह भाग अथवा धारा का वह पथ, ये जाल का कोई भाग हो चाहे धारा का वह पथ, इस धारा के क्या है? सब पथ है, ये सब धारा के। धारा का वह पथ जिससे प्रवाहित धारा का मान नियत हो, प्रवाहित धारा का मान नियत हो, उसे हम लोग जाल की शाखा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब जैसे इसमें जाल शाखा कौन सी? ए और बी इसकी शाखा है, बी और एफ इसकी शाखा है, एफ और ई इसकी शाखा है, सी और ई इसकी शाखा है। ये सब परिपथ की क्या है? शाखा है। तो जाल तो पूरा परिपथ हुआ, और उस परिपथ में जितने सब इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स लगे, सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? ब्रांच कहलाते हैं, उसकी शाखा कहलाते हैं। अगला नाम आता है संधि बिंदु। तीसरा है संधि बिंदु। अब संधि बिंदु क्या है? संधि बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं नोड पॉइंट। नोड पॉइंट, इन नोड पॉइंट। अब एक जो जाल होती है, इस जाल में वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं या निकलती हैं, उसे हम नोड या संधि कहते हैं। देखिए, ये जैसे बी और एफ है, ये क्या है? नोड है। ये अर्थात संधि बिंदु कहलाएगा। जहाँ पर आकर के दो या दो से अधिक कई बिंदु मिलती दिखाई दें, वह क्या कहलाएगा? नोड बिंदु कहलाएगा, अर्थात संधि बिंदु कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए बी है, यहाँ पे भी मिल रहे हैं। जैसे एफ है, ई है, सी है, ये सब क्या है? नोड बिंदु है, अर्थात संधि बिंदु है। ठीक है, अब इसमें बात आती है पास या लूप बोलते हैं इसको, पास या लूप। तो लूप को लूप ही बोलते हैं इंग्लिश में, LOOP। तो पास और लूप इसमें एक वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी जो परिपथ होता है, परिपथ में धारा का बंद, धारा का वह बंद पथ जो शाखाओं को निर्मित, जहाँ से शाखाओं द्वारा निर्मित होता है, उसे पास या लूप कहते हैं। जैसे इसको फिर समझिए, यानी लूप का मतलब क्या होता है कि किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ, किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो शाखाओं द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो बंद पथ ही क्या कहलाता है? लूप, अर्थात पास कहलाता है। जैसे ए बी एफ ए, ये पूरा क्या है? बंद है। और इसमें देखिए बी सी ई एफ बी, ये पूरा क्या है? ऐसे बंद है। तो ये क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? चारों तरफ लूप कहलाएगा, ये लूप कहलाएगा, ये लूप कहलाएगा। ठीक है, ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब आइए हम आपको बताते हैं किरचॉफ या किरचॉफ के नियम।
तो किरचॉफ के क्या नियम हैं? किरचॉफ ने 1842 में दो नियम दिए जो ओम के नियम पर आधारित है, ठीक है, जिनकी सहायता से परिपथ में किसी भाग में बहने वाली धारा किसी जटिल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर आदि ज्ञात किए जाते हैं। तो किरचॉफ या किरचॉफ का जो नियम था उनका नियम किस पे आधारित है? ओम के नियम पर आधारित है, ठीक है। यह इनका नियम कहाँ कहाँ लागू होता है? इनका नियम जो है जटिल, जहाँ पर बहुत जटिल परिपथ हो तो जटिल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं की मध्य विभवांतर या परिपथ में किसी भाग में बहने वाली धारा के ज्ञात करने के लिए इनका नियम प्रयोग किया जाता है। तो इनका दो नियम है। पहला नियम है संधि अथवा धारा नियम। पहला इनका क्या है? संधि अथवा धारा नियम कहते हैं इसको, ठीक है। संधि और धारा नियम में किरचॉफ या किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं इसको, या किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? केसीएल का नियम भी कहते हैं। केसीएल का मतलब क्या है? किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं केसीएल भी लिख करके आता है, केसीएल का प्रथम नियम, ठीक है। तो केसीएल का नियम लिखिए, प्रथम नियम नहीं, केसीएल का नियम। तो इसको कई तरीके से पूछा जाता है कि संधि का नियम बताइए, या धारा का नियम बताइए, या इसको किरचॉफ का प्रथम नियम, केसीएल, ठीक है। इतने सारे वर्डों से इसको प्रथम नियम को इनके जाना जाता है। इनका प्रथम नियम क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए इनका प्रथम नियम जो है वह, जैसे कोई बिंदु है और इस बिंदु पर धारा आ रही है, ठीक है, इधर से धारा आ रही है, इधर से धारा आ रही है, इधर से धारा जा रही है, यहाँ से धारा जा रही है। अब इसमें धारा आई और धारा गई, समझिए ये I1 आई धारा, I2 आई, I3 आई, I4 गई और I5 गई। तो इनका नियम ये है कि किसी विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि, ये संधि है, ये क्या कहलाएगा? संधि कहलाता है, जिसे जंक्शन भी बोलते हैं, संधि बोलेंगे इसे, ठीक है। संधि बिंदु या नोड बिंदु कहते हैं इसको। तो इसमें किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, ये सब धाराएं हैं, अब आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी इनके अनुसार यहाँ पर सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होता है? 0। कुल बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 बराबर 0। या इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यानी ये कहने का मतलब सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। इसको हम अब इसको दूसरे रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ से संधि, ये संधि है, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या कहलाता है? संधि का नियम या केसीएल का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। यानी इनके किरचॉफ के प्रथम नियम से आप देखेंगे तो इनका बीजगणितीय योग समस्त धाराओं का क्या होता है? उस संधि बिंदु पर शून्य होता है। तो यहाँ से आप इसको किसी परिपथ में किसी संधि की ओर, किसी परिपथ में किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, ये आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। इस नियम का अर्थ है कि किसी संधि की ओर जिस दर से आवेश आता है, किसी भी संधि की ओर जिस दर से आवेश आता है उसी दर से आवेश गुजर जाता है। इस प्रकार से किरचॉफ का जो नियम है, प्रथम नियम,
आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इसमें वही आपको यहाँ पे बताया गया है, या इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यहाँ पर इसको आप केसीएल से, अर्थात यहाँ पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, यहाँ पे आपको इस फिगर बना करके समझाया गया है। यह नियम विद्युत आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह ओम के नियम का भी पालन करता है। यह नियम किस पे आधारित है? पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आइए इस पे कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में शाखाओं, ये शाखाएं हैं 1 2 3, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया था तो आप समझ सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। शाखाओं 1 2 3 में बहने वाली धारा का मान चित्र में दर्शाया गया है। जो शाखा 4 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि 1 2 3 दिखाया गया है और 4 में कितनी धारा आ रही है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत सरल है। देखिए, ये किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या करेंगे कि I1 I2 और I4 बराबर I3। देखिए ये तीनों इसमें आ रही हैं और जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। हमने प्रथम नियम में क्या पढ़ा कि संधि नियम इसका कि उसकी आने वाली धाराओं और उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो आने वाली धारा I1 I2 और I4 है और I3 धारा जा रही है। ठीक है, देखो धारा जा रही है, इसलिए इस बराबर हुआ। इसका मान सब रख दिए। I4 इसका मान 6 है, यहाँ पर 2A 2 एम्पियर है, 6 एम्पियर है तो यहाँ 6 एम्पियर रख दिया गया। तो 2 एम्पियर I4 6 एम्पियर, इसको हमने किया तो I4 बराबर कितना? 2 एम्पियर आया। तो यहाँ पर I4 पे कितना है? 2 एम्पियर धारा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। उदाहरण नंबर 27 और इस टॉपिक का उदाहरण नंबर 2 किरचॉफ के प्रथम नियम का, कि चित्र में धारा I का मान, इसमें I का मान पूछा हुआ है, I क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धारा आ रही है और ये 3 धाराएं जा रही है, अर्थात I5 I4 आ रही हैं और 1 2 3 धारा जा रही है इसमें से। तो किरचॉफ के प्रथम संधि नियम से इसमें क्या करेंगे? इनको इसके बराबर 0 करेंगे या इसको ऐसे लिखेंगे, तो जो आने वाली धाराओं बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबका मान रख दिया गया है। IA इसमें निकालना है। अब इसका मान यहाँ I3 पर है, इसके यहाँ पर I का मान यही निकालना है। ठीक है, तो I का मान निकालने के लिए ये सब जोड़ेंगे तो 17, यहाँ पे आया 12, तो 17 12 जाएगा तो -5 आएगा। तो I यहाँ पर कितना है? -5 है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आप, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। I का मान बताना है और शाखा 4 से बहने वाली धारा, इसमें शाखा 4 से बहने वाली धारा का मान बताना I, इसमें कितनी धारा जा रही है। तो देखिए इस बिंदु A पर 4 एम्पियर की धारा आ रही है और इधर 2 एम्पियर की जा रही है। ठीक, फिर धारा जो होती है इधर जाती है, B पर आती है, फिर यहाँ से 6 एम्पियर जा रही है, यहाँ पे कितना जाएगी वो निकालना है। तो एक चीज़ इसमें आपको ये ध्यान देना है अब कि देखिए पहले यहाँ से 4 एम्पियर A बिंदु पर, 4 एम्पियर I और इसमें से 2 एम्पियर धारा चली गई A बिंदु पर 2 एम्पियर, 4 एम्पियर धारा आ रही है, 2 जा रही है, अर्थात -2A बराबर 0। तो ये कितना जाएगा? 2A आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? 2A बचा। अब जो धारा बची वो B पर जा रही है। किस पे जा रही है? B पे जा रही है। तो B पे 2A आई और कितना चली गई? 6A चली गई। तो हटा देंगे, 2A आई और 6A गई, हटा देंगे, कितना बचेगा? -4A बचेगा। तो जो 4A बचा वो क्या आया? I का मान आया -4 एम्पियर। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 I, 2 गई तो 2 बची, I बराबर। अब संधि B पर, ये तो संधि A पर था, B पर क्या है? संधि A में A से B की ओर 2 एम्पियर धारा आ रही है। अब यहाँ से 2 एम्पियर धारा इधर आ रही है, तो 2A -6 बराबर -4 एम्पियर आया। तो शाखा 4 से बहने वाली धारा I बराबर -4 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है जो आपको इसको हल करना है। यहाँ पर I का मान निकालना है। इसमें I बराबर 23 एम्पियर आएगा। आप इसको निकालिएगा। आप कैसे निकालेंगे इसको? यहाँ पर कि कितनी धारा किसमें आ रही है और कितनी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ I निकालना है।
यहाँ नहीं लिखा गया, यहाँ 3 एम्पियर है। कितना है? 3 एम्पियर है यहाँ पे। अब ये बिंदु ए है, बी सी डी, तो पहले ए पर निकालेंगे। तो ए पर देखेंगे तो 5 एम्पियर आ रही है और 8 एम्पियर यहाँ से, ठीक है। और बी पर 15 एम्पियर, ठीक, और आ रही है, बी पर 15 एम्पियर आ रही है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कुल धारा संध सी पर कितना है। तो कुल धारा संध सी पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 एम्पियर हो जाएगा, 23 एम्पियर हो जाएगी। अब सी पर 3 एम्पियर, यहाँ 23 हो जाएगी, आप निकालेंगे तो 15 8 23 ही होगा ना, 23 एम्पियर हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 एम्पियर धारा इस पर आ रही है। अब संधि बी पर देखिए, संधि बी पर देखेंगे तो कुल धारा 26 एम्पियर होगी। 26 एम्पियर के बाद 3 एम्पियर यहाँ चली जा रही है। तो यहाँ पर कितनी धारा यहाँ इधर जाएगी? तो इधर जो हैगी, आप संधि ए की ओर देखें तो 5 एम्पियर है यहाँ पे, यहाँ 5 एम्पियर आ रही है और 8 एम्पियर जा रही है। तो 3 एम्पियर यहाँ पे इधर बी से आ रही है, 3 एम्पियर इधर आ रही है। तो कुल धारा कितना होगा ये हमें यहाँ पर आई मिलेगा, 23 एम्पियर आएगा। इस पर आप अपना दिमाग लगाइएगा और इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम ज़रूर बताएंगे आपको इसको। धन्यवाद।